आइसोमेरिज्म शुरू करने वाले हैं। वी विल बी अप्रोच। तो कितने टाइप के होते हैं वो सब अब मैं यहाँ पे आपके सामने क्या दूंगा। हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइज एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो गाइज अब हम शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं? जैसे कि आप हेडिंग से देख पा रहे हो, अब हम आज से हम आइसोमेरिज्म शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म जो है ना, सबसे पहले लाइक शुरू तो करेंगे, है ना। शुरू करने से पहले मैं आपको ब्रॉडली ओवरव्यू दे देता हूँ, बता देता हूँ कि हम किस तरीके से आइसोमेरिज्म को अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, हाउ वी विल बी अप्रोचिंग आइसोमेरिज्म। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली आइसोमेरिज्म, आइसोमर क्या है, और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमर्स होते हैं, तरह तरह के होते हैं, उनको एक एक करके अपन लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, गॉट इट। तो कितने टाइप के होते हैं वो समझने से पहले हमें जानना होगा कि आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म है क्या, है क्या। आइए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले आई एम टेलिंग यू, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे अपने सामने कुछ ऐसा है, एंड दिस इज नो, ये नहीं लेना अपने को। एक तो ये लिया, और दूसरा हम लोगों ने मान लो लिया कुछ ऐसा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके सामने क्या दूंगा, मैं आपके सामने यहाँ पे दूंगा पेयर ऑफ आइसोमर्स। पेयर ऑफ आइसोमर्स, ये आइसोमेरिक पेयर है। ठीक है, अब कैसे है ये बात की बात है, पर हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहां पे लिखेंगे डिफरेंस, कि भाई इनकी प्रॉपर्टी में फर्क किस चीज का है, डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी, है ना। जैसे यहां पे अगर तुम देखोगे तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दैट विल कम आउट टू बी, वो कितना आ रहा है, C4। बोलो भाई कितना आएगा, बताओ। यस, दैट विल बी C4H10। हाँ, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि नहीं, सही है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। पहली चीज तो हमें समझ में आई कि आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है दैट इज एक्चुअली सेम। वो क्या आता है, सेम आता है। अब डिफरेंस किस बात का है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पे जो पेरेंट चेन लेंथ है वो कितना है 4, और यहाँ जो पेरेंट चेन लेंथ है वो कितना है 3। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है, वो आ रहा है पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन लेंथ में, पेरेंट चेन लेंथ का फर्क है। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पाई बॉन्ड इधर है, यहाँ पाई बॉन्ड इधर है। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। ओके, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या आ रहा है, दैट विल बी C4H8, वो हो जाएगा C4H8। क्लियर है एवरीवन, C4H8 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दिस वन। ठीक है, अब देखो C4H8 यहाँ पे है, डिफरेंस किस चीज में आ रहा है, यहाँ से देखो पेरेंट चेन लेंथ इन दोनों की सेम है, डिफरेंस है, डिफरेंट है। बोलो सेम है या डिफरेंट है, पेरेंट चेन लेंथ की अगर हम बात करें, सेम है भाई, सेम है। पेरेंट चेन लेंथ ये भी है सेम। ठीक है, फर्क किसमें है, पाई बॉन्ड की पोजीशन में। यहाँ पाई बॉन्ड पहले नंबर पे है, यहाँ पाई बॉन्ड दूसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ। हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की पोजीशन में चेंज हो गया, है ना। चलो इससे अगले वाले में देखते हैं। अगले वाले में यहाँ पे कुछ ऐसा है, और यहाँ पे कुछ ऐसा है, वी हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया। ध्यान से देखो, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आएगा, दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल कम आउट टू बी, कितना आएगा, C3H8O, C3H8O, ये आएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो, इसमें अगर मैं काम की बात करूं तो क्या होगा, तो देखो यार, यहां पे फर्क किस बात का है, पेरेंट चेन सेम है, OH की पोजीशन यानी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो देखो यार, पहली चीज क्या समझ में आई, मतलब ये आइसोमर्स में होता क्या है, तो पहली चीज समझ में आई कि हाँ भाई उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अब ये बताओ, अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ये बताओ उनका डीबी वैल्यू भी क्या आएगा, सेम आएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। ऑब्वियसली बात है। ठीक है, लेकिन फर्क किसमें होगा, कम से कम एक प्रॉपर्टी में फर्क होगा। समझ रहे हो, वो प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, इसके अलावा भी हो सकती है ना। अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि यहाँ पे फर्क किस बात का है, पेरेंट चेन लेंथ का है। यहाँ पे फर्क किस बात का है, हाँ यहाँ फर्क है हमारा एल्कीन की पोजीशन में, पाई बॉन्ड की पोजीशन में। यहाँ फर्क किसका है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? यस। तो गाइस ये इसमें मेन बात है, दिस इज द मेन थिंग ओवर हियर। ठीक है, तो इस तरीके से आइसोमर्स जो होते हैं वो आपने देखा वो क्या होते हैं, ये वो पेयर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर दोज पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, कम से कम एक प्रॉपर्टी डिफरेंस है। जैसे कि पेरेंट चेन हो सकता है, या कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, क्योंकि अगर सब कुछ सेम है फिर तो कंपाउंड ही सेम हो गए ना। इफ एवरीथिंग इज सेम देन द कंपाउंड इज सेम। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो जल्दी से।
नोट दिस. ओके एवरीवन. सो गाइज आई होप आपने इसको लिख लिया होगा. ठीक है, डन है. ठीक है ना. तो आइसोमर्स क्या हुए? वो हुए पेयर ऑफ दोज कंपाउंड्स. लिखो, आइसोमर्स आर पेयर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. लिखो, आइसोमर्स आर पेयर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. आइसोमर्स आर पेयर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग क्या लिखोगे सबसे पहले वाला? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. लिख लो, पॉइंट वाइज लिखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. फिर अगला लिखो सेम डीबी वैल्यू. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो अंडरस्टूड है ना. डीबी वैल्यू क्या होगी बोलो? सेम होगी. सेम डीबी वैल्यू. क्लियर है एवरीवन? अंडरस्टूड है? ठीक है, ठीक है. बट एटलीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टी. बट एटलीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टी. कम से कम एक प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग होगी, है ना. कम से कम एक प्रॉपर्टी. अब देखो ये टर्म के बारे में बात कर लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आइसोमर जो टर्म आया वो कहां से आया? आइसो प्लस मर से. आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसे. तो भाई ये सिमिलर किस रिस्पेक्ट में है? ये सिमिलर इस रिस्पेक्ट में है कि दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. लेकिन अगर हम बात करते हैं ये मर का मतलब क्या है? यूनिट. तो सिमिलर यूनिट. तो दे आर सिमिलर यूनिट, नॉट द सेम. ध्यान रखिए, दे आर सिमिलर नॉट द सेम. चलिए अब अपन देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म. कितने तरह का आइसोमर्स होते हैं तो वो अपने को देखना है. ठीक है, तो देखो यार, आइसोमेरिज्म में अगर मैं आपको बताऊं ब्रॉडली दो टाइप होते हैं. एक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? विच इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ठीक है. और सेकंड जो होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. लिख लेना बढ़िया से. ठीक है, स्टीरियो को अलग से स्टडी करेंगे, है ना. स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या फर्क है पहले ब्रॉडली समझ में आना चाहिए. स्ट्रक्चरल वो आइसोमर होते हैं जिनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी में फर्क होता है. जैसे कि पेरेंट चेन लेंथ अलग हो गई, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, यानी यहां पे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे. दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर में अब कौन सी प्रॉपर्टी में फर्क है उसके बेसिस पे इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, फर्दर टाइप्स आते हैं स्ट्रक्चरल के अंदर. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल को एक और नाम दिया जाता है, दे आर आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल. कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, जो भारत का संविधान होता है कॉन्स्टिट्यूशन, वही वाला टर्म है. कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं स्ट्रक्चरल को. अब स्ट्रक्चरल फर्दर कई तरह के होते हैं. गाइस स्ट्रक्चरल में अगर मैं बात करूं तो यहां पे दे कैन बी चेन हो सकते हैं. चेन के अलावा क्या हो सकते हैं? चेन के अलावा दे कैन बी पोजीशन आइसोमर्स. पोजीशन के अलावा दे कैन बी फंक्शनल, मेटामर. अब ये सारे क्या क्या होते हैं एक एक करके समझेंगे, है ना. मेटामर, रिंग चेन आइसोमर्स, और उसके अलावा टोटोमर्स भी होते हैं. टोटोमर्स को तो अलग से पढ़ेंगे, टोटोमर्स. ठीक है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, रिंग चेन, टोटोमर्स. गॉट इट एवरीवन? अंडरस्टूड एवरीथिंग? ओके. अब क्या है ये नाम फर्दर किस बेसिस पे आया? जो प्रॉपर्टी में फर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल पोजीशन में फर्क आ गया तो पोजीशनल आइसोमर हो जाएंगे या चेन हो जाएंगे चेन के हिसाब से. तो ये हम अलग अलग करके स्टडी करने वाले हैं. आज हमारा मेन फोकस यही है. आज हमारा मेन फोकस यही है, यही अपने को करना है. ठीक है. और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टीरियो, स्टीरियो में फर्दर दो तरह के पार्ट होते हैं. पहली चीज स्टीरियो की ये है, स्टीरियो का मतलब क्या है? जिसमें स्ट्रक्चर तो सेम होनी चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए, कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए. 3D में फर्क आएगा, 3 डायमेंशन में डिफरेंस आएगा. समझ रहे हो क्या? यानी कनेक्टिविटी, स्ट्रक्चर इज सेम, कनेक्टिविटी 2 डायमेंशन में सेम है, 3D में अलग होता है. जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल तुम्हें दूं, जैसे मान लो यहाँ पे ये Cl डैश में है. डैश का मतलब आप जानते ही होंगे, बिलो द प्लेन. और यहाँ पे अगर मैं वेज की बात कर रहा हूँ तो ये क्या है? वेज अबव द प्लेन.
ठीक है। अब इनमें फर्क अगर तुम देखो तो कनेक्टिविटी सेम है, यहां पे भी सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है और यहां पे भी सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, लेकिन 3D में फर्क है, एक Cl डैश में है तो दूसरा Cl किस में है, वेज में है। इज इट क्लियर टू यू? ये बात है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, स्ट्रक्चरल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, और स्टीरियो की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई स्टीरियो की अगर मैं बात करूं तो स्टीरियो में दो पार्ट है, एक पार्ट है कॉन्फॉर्मेशनल, ठीक है, पूरा लिख लेना, कन्फर्मेशनल, और एक होता है कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल है ना। अब ये कन्फर्मेशनल क्या है, कॉन्फिगरेशनल क्या है, ये तो अलग से आपको बाद में ही समझ में आएगा ये करने के बाद, बट अभी एक बार लिख तो लो। और इसमें कॉन्फिगरेशन में फर्दर दो पार्ट आ जाते हैं, एक आ जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक आता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के ब्रॉडली आपने देखे दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा कौन सा, स्ट्रक्चरल, और एक हमारा कौन सा होता है, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के फर्दर कई सारे पार्ट होते हैं, लेकिन याद रखिए स्टीरियो के बारे में तभी बात होगी जब स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम होंगे तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रक्चरल भी है स्टीरियो भी है, नहीं, स्टीरियो है तो स्ट्रक्चरल नहीं है, समझ रहे हो, स्ट्रक्चरल है तो स्टीरियो नहीं है। यानी स्टीरियो वाले केस में कनेक्टिविटी मस्ट बी सेम, याद रखना, अभी से क्लियर होना चाहिए कि स्टीरियो में क्या होता है, समझ रहे हो। यानी स्टीरियो में स्ट्रक्चरल का कोई रिलेशन नहीं है, स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए, गॉट इट। अब अपने को एक एक पढ़ना है डिटेल में, इसको लिख लिया है आपने, नहीं लिखा जल्दी से लिख लो, राइट इट डाउन। रनिंग नोट्स बना लिया करो ना, साथ साथ बना लिया करो बढ़िया से, रनिंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन, चलो भाई चलते हैं आगे जिंदगी में, लेट्स मूव ऑन। देखो यस, नाउ लेट्स मूव अहेड, ठीक है। देखो अब अपन स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल में सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, चेन आइसोमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। चेन आइसोमर्स बहुत ही सिंपल सी चीज है, आइए जल्दी से समझते हैं। जैसे कि इन तीनों को देखो, इन तीनों को ऑब्जर्व करो, ठीक है, ये आपस में चेन आइसोमर है, तुम्हें देख के अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि चेन आइसोमर का कंसेप्ट जो होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ चेन आइसोमर। ठीक है, देख के समझ में आ जाएगा। पहली चीज तो ये आइसोमर्स हैं, तो आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब इन तीनों का सेम है, इन तीनों का सेम है, तो ये तीनों आपस में चेन आइसोमर है, ये तीनों चेन आइसोमर है, ये चेन आइसोमर है, ये चेन आइसोमर है। थिंक अबाउट दिस कि व्हाई दे आर चेन आइसोमर्स, ठीक है, फिर डिस्कशन करते हैं इस बारे में। देखो एवरीवन, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ये दिख रहा है, ये तीनों चीजें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो एक सेकेंड, हाँ ध्यान से देखना एवरीवन। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें पेरेंट चेन लेंथ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ देखो पेरेंट चेन लेंथ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और यहाँ पेरेंट चेन लेंथ मात्र कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो चेन आइसोमर्स के अंदर क्या होता है, चेन आइसोमर्स के अंदर पेरेंट चेन लेंथ क्या हो जाती है, अलग हो जाती है ना। तो सिंपल लिख लो, these isomers have different parent chain length, these isomers have
डिफरेंट पेरेंट चेन लेंथ। इनमें पेरेंट चेन लेंथ जो होती है वो क्या होती है, अलग होती है। क्लियर है, दे हैव डिफरेंट पेरेंट चेन लेंथ, है ना, अंडरस्टूड। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेरेंट चेन साइक्लिक है। इस साइक्लिक पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। और यहाँ पे चेक करोगे तो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, पॉइंट क्या है भाई? पॉइंट ये है कि क्या पॉइंट है, हाँ, पेरेंट चेन लेंथ चेंज हो रही है। यहाँ पे 6 आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है, यहाँ 4 आ रही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्वियसली सेम है। यहाँ पे चेक करो, पेरेंट चेन लेंथ चेक कर ली तुमने? बोलो 1 2 3 4 5 5। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4। पेरेंट चेन लेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो नंबरिंग सही से करने का, यहाँ से शुरू होगी नंबरिंग, है ना, सीधा नंबरिंग में मत चले जाना भाई। एसिड है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके कार्बन को पेरेंट चेन में लेना है कि नहीं लेना है, लेना पड़ेगा ना। तो ये इसकी पेरेंट चेन है। और यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे इसकी पेरेंट चेन में कितने कार्बन आएंगे, 5। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। तो आई थिंक, आई होप आपको चेन आइसोमर्स का फंडा क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो यार, अब एक अलग अगली बात करते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो, मान लीजिए हमारे पास है कुछ ऐसा, एंड नेक्स्ट वी हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, चेक करो ये चेन आइसोमर्स है कि नहीं, आर दीज चेन आइसोमर्स और नॉट। अब कई क्या कहते हैं, सर पेरेंट चेन लेंथ तो चेंज हो रही है यहाँ पे भी। बिल्कुल हो रही है लेकिन ये आइसोमर नहीं है। ध्यान से देखो क्या है भाई, इसमें इनका नंबर ऑफ कार्बन ही वेरी कर गए, पूरे के पूरे कर गए, तो फंक्शन ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही चेंज है। मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज है तो आइसोमर नहीं हो सकते। तो एक कॉमन गलती होती है कि हम सीधा पेरेंट चेन लेंथ को ही देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि भाई यहाँ तो कार्बन ही टोटली कितने हैं, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ध्यान से देखो, दे हैव सेम फंक्शन ग्रुप। सेम फंक्शन ग्रुप है, कार्बन का एक का फर्क है, तो ये जो वो एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, दीज आर होमोलोग्स। क्या बोले जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, दीज आर होमोलोग्स। अंडरस्टूड? क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में, बोलो, ये भी होमोलोग्स है, होमोलोग्स है सब, आइसोमर्स नहीं है, चेन आइसोमर्स नहीं है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चेन के बाद पोजीशन आइसोमर्स के बारे में। अच्छा, एक और टर्म होता है चेन के लिए, न्यूक्लियर भी यूज कर लेते हैं कभी कभी, न्यूक्लियर आइसोमरिज्म, है ना। न्यूक्लियर कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियसिस जो है ना, न्यूक्लियसिस जो है पेरेंट चेन में, वो उनका वेरिएशन है। न्यूक्लियर का मतलब वो न्यूक्लियर से नहीं है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पोजीशन के बारे में। एग्जांपल्स देता हूं, तुम्हें अपने आप ही क्लैरिटी आती जाएगी। लेट मी गिव यू द एग्जांपल्स। देखिए, करते जाओ, सारे देखते जाओ, दिमाग अपने आप लगा लो, समझ में आ जाएगा फंडा क्या फंडा है। देखो पोजीशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो पहले वाले केस में अगर हम ध्यान से देखें, तो पहले वाले केस में ये पेरेंट चेन लेंथ सेम है, पेरेंट चेन लेंथ सेम है। सबसे पहले
पोजीशन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पोजीशन आइसोमर्स के अंदर पेरेंट चेन लेंथ सेम होनी चाहिए। पहले चेक करोगे पेरेंट चेन, यानी अगर वो अलग हो गई, पेरेंट चेन अलग हो गई, तो पोजीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? यानी चेक फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म ओनली व्हेन पेरेंट चेन लेंथ इज सेम, क्योंकि अगर पेरेंट चेन लेंथ अलग है तो वो चेन आइसोमर कहलाएंगे, है ना? तो लिख लो इस बात को, क्या लिखोगे? चेक फॉर पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चेक फॉर पोजिशनल आइसोमेरिज्म ओनली व्हेन, चेक फॉर पोजिशनल आइसोमेरिज्म ओनली व्हेन पेरेंट चेन लेंथ इज सेम, ओनली व्हेन पेरेंट चेन लेंथ इज सेम। जब पेरेंट चेन लेंथ सेम होती है तभी की बात है। बात क्लियर हुई सभी को? अंडरस्टूड है? तो ये बात है। तो यहां पे 3, यहां पे 3, एंड क्या फर्क आया? क्लियर है? यहां पे तो इसमें पोजीशन किसकी चेंज हो रही है? फंक्शनल ग्रुप की चेंज हो गई ना? यहाँ 1 पे, यहाँ पे 2 पे, एक जगह 1 पे एक जगह 2 पे, ये डिफरेंस आया इसमें। इज इट क्लियर टू यू? इसके बाद यहाँ पे देखो, पेरेंट चेन लेंथ सेम है, यहाँ 1 1 पे है और यहाँ 2 2 पे है, 1 1 2 2। क्लियर एवरीवन? बात समझ में आई? ये बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आइसोमर्स नहीं है नहीं है भाई, इधर से करो पोजीशन सेम है, आइसोमर्स नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, एक टर्म होता है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वैसे ही दोनों सेम है, दीज टू आर सेम, लेकिन इसी में एक टर्म यूज होता है होमोमर। होमोमर का मतलब क्या होता है? सेम यूनिट, मतलब वो सेम यूनिट जिनका रिप्रेजेंटेशन अलग है, दिखाया अलग तरीके से हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हैंड है, इसकी एक फोटो ऐसे खींच दी और एक मान लो घुमा दिया मैंने ऐसे, तब खींच दी। अब एक ही चीज के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है ना, ये एक ही चीज के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, तो ये क्या हो गए? होमोमर हो गए। चीज वही है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अलग अलग होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी डिफरेंट। क्लियर हुई बात? ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होमोमर डन, ठीक है। अच्छा, और मैं क्या बताऊं तुम्हें जिंदगी में? यस, तो ये होमो मतलब सेम है बेसिकली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी डबल बॉन्डों की पोजीशन चेंज हो रही है, ध्यान से देखो, ये सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पे नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 पोजीशन पे, यहाँ पे 2 2 पे, तो यार एक वाले की तो पोजीशन चेंज हो गई ना। तो पोजीशन किसकी चेंज होगी? या तो फंक्शनल ग्रुप की, या लोकेंट की, या पाई बॉन्ड की, किसी की भी हो सकती है, ठीक है। तो लिख लो इस बारे में, क्या लिखोगे? इन पोजीशन आइसोमर्स, position of either the functional group, in position isomers, position of either the functional group, locant or pi bond may change. Position of functional group, locant और pi bond may change, इनमें से किसी एक की चेंज हो सकती है ना? ओके, ये देखो, ये भी क्या एक दूसरे के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पोजीशन सेम है, इधर से नंबरिंग करोगे, दीज आर होमोमर्स, एक ही चीज का अलग रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आई? क्लियर है भाई सभी को? एवरीवन? ओके, चलो बच्चों, चलो आगे चलते हैं जिंदगी में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ओके, देखो पोजीशन में और कुछ समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा है और ये आ गया कुछ ऐसा, और हमारे पास कुछ ऐसा है और ये आ गया कुछ ऐसा। इन दोनों को सोचो थोड़ा सा, ट्राई टू डू इट, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कहाँ पे बात करूं? इन दोनों में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं, तो यहाँ पे OH आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसकी पोजीशन आएगी 2 और यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या आएगी? 1 आएगी। लेकिन पोजीशन चेक करना गलत है, क्योंकि यहाँ पेरेंट चेन लेंथ में फर्क आ गया, यहाँ 4 और यहाँ पे कितना है? 3, तो ये क्या हुआ? एक दूसरे के चेन आइसोमर। ध्यान रखिए इस बात का। अंडरस्टूड दिस थिंग? आई होप यू क्लियरली अंडरस्टूड दैट हाउ इट इज टू बी डन, किस तरीके से इसको करना है। क्लियर? डन? ओके। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वाले में भी सेम फंडा, दीज आर ऑल्सो चेन आइसोमर्स।
ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, चेन आइसोमर्स होते हैं, है ना। यानी दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं होती। कई बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि सर क्या चेन आइसोमर पोजीशन दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो सकती है? नहीं, नहीं होती साइमल्टेनियसली। अंडरस्टूड? क्लियर है? ओके चलो, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। देखिए एवरीवन, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे 3 आपको दिखाई दे रहे चेक करना है आपको ये पोजिशनल है या नहीं है। पोजीशन थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। देखो यार, यहाँ पे नंबरिंग करोगे ना तो ये ऑर्थो वाला है, ये मेटा है, और ये कौन सा है, पैरा है। पोजीशन किसकी चेंज हो रही है भाई? लोकेंट की चेंज हो रही है। लोकेंट की पोजीशन इज चेंजिंग, दीज आर पोजिशनल। ये हो गए पोजिशनल। क्लियर है? ओके यहाँ पे चेक करो सभी के सभी। अगले इस वाले में क्या है ये, व्हाट आर दे, है ना। थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा। आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। क्लियर है एवरीवन? क्या है ये? सेम है, सेम है। वही होमोमर बोल सकते हो। रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है लेकिन दोनों सेम है। अंडरस्टूड? होमोमर या आइडेंटिकल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डन है, ठीक है। अच्छा अगला एक क्वेश्चन करो तुम, अगला क्वेश्चन करो, छोटा सा क्वेश्चन है। तुम्हें पोजिशनल आइसोमर्स बताने हैं। किसके पोजिशनल आइसोमर्स बताने हैं? डाइक्लोरोप्रोपेन के। कहने का मतलब क्या है, समझा देता हूँ। डाइक्लोरोप्रोपेन मतलब 3 कार्बन, यानी पेरेंट चेन लेंथ फिक्स कर दिया है कि 3 कार्बन है। अब डाइक्लोरो में क्लोरीन की पोजीशंस चेंज करते रहो, उसके बेसिस पे आपके नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, आइसोमर्स आ जाएंगे। ठीक है, थिंक अबाउट दिस। इसी तरह का एक और देता हूं। देखो क्या करोगे, तरीका बता रहा हूं, ट्राई किया। देखो आप में से कई तरह के स्टूडेंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने ट्राई कर रहे हैं अच्छे से, जो बढ़िया से अभी लेक्चर के साथ साथ अच्छे से ट्राई कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं बस जो वेट कर रहे हैं मेरे बताने की। याद रखना, सिर्फ मेरे बताने से सब कुछ मैं बता दूं आप सीख नहीं पाओगे। समझ तो आ जाएगा, यानी आपको मेरे साथ वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें क्लास में वर्क करना पड़ेगा। बिना वर्क किए काम नहीं चलेगा। आपका दिमाग ही डेवलप नहीं होगा तो वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो आप चाहते हो ना, कि एग्जाम में बढ़िया से कर पाओ। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ना अपने को बढ़िया कब करने होते हैं, क्लास में ही अच्छे से करने होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो इस बात का ध्यान रखिए सभी के सभी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डाइक्लोरो प्रोपेन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट डाइक्लोरो प्रोपेन। 3 कार्बन हो गए। अब मैं एक बार 2 Cl को लगाता हूँ एक साथ, या तो यहाँ पे या यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा सेम आ जाएगा, तो इसमें नंबरिंग सही करना आना चाहिए अपने को। अब इसके बाद अगर मैं क्या करता हूँ, 2 Cl को अगल बगल में अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, या इसे नेक्स्ट में अगर मैं लेता हूँ Cl में, तो क्या होगा, तो भी एक ही बात है, तब नंबरिंग तो भी 1 2 आएगी, 2 3 नहीं आएगी। यहाँ पे करोगे तो भी सेम आएगा। क्लियर है ना? इसके अलावा इनको 1 3 पे भी ले सकते हो, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी? तो देखो एक ही कार्बन पे लगा के 2 पॉसिबिलिटी आ गई। इसके बाद इनको अगल बगल में लेने वाली पॉसिबिलिटी ये हो गई, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। एंड द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज जब इसको यहाँ पे अपन ने ले लिया, 1 3 पे ले लिया। इस तरह से करना होता है। दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। इस तरीके से इसको किया जाता है। बात क्लियर है? अंडरस्टूड है? ये बात है, ठीक है। ओके इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं,
क्लोरोब्रोमो बेंजीन, बेंजीन फिक्स हो गया, बेंजीन को चेंज नहीं कर सकते। क्लोरोब्रोमो कहाँ लग सकते हैं, एक Cl एक Br। अब किसी एक को फिक्स करके उसके रिलेटिव पोजीशन चेंज करो। यहाँ जो ब्रोमीन की पोजीशन है यहाँ से यहाँ कर सकते हो और यहाँ कर सकते हो, कितनी पॉसिबिलिटी आ गई बताओ? हाँ यस, देयर आर, दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज। अंडरस्टूड एवरीवन? ये फंडा होता है, क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी क्लोरोब्रोमो बेंजीन वाली, है ना। किसी ने एक कार्बन पे 2 Cl Br मत लगा देना। अगर एक ही कार्बन पे Cl Br लगाओगे तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के। कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5 बॉन्ड। बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं क्लोरोब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, अगर हम बात करते हैं क्लोरोब्रोमो साइक्लोब्यूटेन तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, बोलो? यस, ये लगाओ। अब एक ही कार्बन पे क्लोरोब्रोमो आ सकते हैं, है ना, लेकिन और कहीं पे भी ले लो, बात एक ही रहेगी। अब इसमें किसी एक को घुमाओ, किसी भी एक लोकेंट को घुमाओ दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो एक बार ब्रोमीन को यहाँ लगा सकते हो अगल बगल में, और एक बार ब्रोमीन को कहाँ पे लगा सकते हो, एक बार ब्रोमीन को यहाँ पे लगा सकते हो। दैट इज द थिंग, इस तरीके से होता है। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? बात समझ में आई? तो इस तरीके से पोजिशनल आइसोमर्स हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कितने आ गए? 3 आ गए, 3 आ गए। क्लियर है? डन है? बस इतनी सी बात है। ओके चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट बात। ये हो गया चेन पोजीशन हो गया। चेन पोजीशन से अगला आपने को क्या देखना है बताओ? यस, चेन पोजीशन, इससे अगला अपन क्या देख सकते हैं? यस, लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, अब देखो फंक्शनल आइसोमर्स के अंदर क्या होगा, उसके अंदर मेन बात जो होगी दैट विल बी चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, उससे आप अपने आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। सिंपल है, फंक्शनल में क्या होता है देखो यार, यहाँ पे अगर हम देखें पेरेंट चेन को, तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 2। यहाँ पेरेंट चेन में 1 है। लेकिन तुम समझ रहे हो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा फर्क आया यार? साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मेन फर्क आ रहा है फंक्शनल ग्रुप में। तो ये थोड़ी कि हम चेन के चक्कर में पड़े हुए हैं, है ना। तो नहीं, यहाँ पे पेरेंट चेन की लेंथ भी अलग हो सकती है, लेकिन द पॉइंट इज द मेजर प्रॉपर्टी विच इज चेंजिंग इज द फंक्शनल ग्रुप। तो भाई अंडरस्टूड सी बात है, वो क्या होगा एक दूसरे के, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, है ना। तो फंक्शनल आइसोमर्स क्या हुए? जिनका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। लिख लो सिंपल, दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? अंडरस्टूड? इसके बाद देखो एवरीवन ध्यान से देखो, यहां पे एसिड और यहां पे एस्टर, ठीक है, साफ दिख रहा है। यहां पे देखो ये जो होता है, बताया था ना आपको, हाँ, फिनॉल और नॉर्मल अल्कोहल, ये OH बेंजीन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ। अगर ये OH बेंजीन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस में क्या होगा? यस, क्लियर है, ये फेवरेबल नहीं होगा। मतलब फेवरेबल क्या है, ये फिनॉल नहीं होगा, ये नॉर्मल अल्कोहल है, एलिफेटिक अल्कोहल, ये एरोमेटिक, ये अल्कोहल क्या बोले इसको, मतलब फिनॉल है, दिस इज फिनॉल, है ना। अमाइंस में बताया था, नहीं भी बताया था तो अब देख लो कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन आर ट्रीटेड एज सेपरेट फंक्शनल ग्रुप। उनको सेपरेट फंक्शनल ग्रुप माना जाता है डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग माना जाता है। क्लियर है? ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पे SH, यहाँ पे कुछ ऐसा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये है हमारा थायोल, दिस इज थायोल, और ये जो है ये क्या है? ये है थायो ईथर, ये है थायो ईथर। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये अपने पास है कीटोन और ये अपने पास एल्डिहाइड है। सिर्फ C डबल बॉन्डों के चक्कर में मत रह जाना, समझ रहे हो? गॉट इट? तो वही फंक्शनल आइसोमर बहुत ही आसान है समझना, पहचानना, इट्स वेरी वेरी इजी। चलें आगे,
लेट्स मूव ऑन। देखिए फंक्शनल से आगे अगला हम देख लेते हैं, कौन सा देखें, हम देखते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स, आइए देखते हैं। देखो यार रिंग चेन आइसोमर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या फंडा होता है, व्हाट इज द फंडा इन द रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, देख के समझ में आ जाएगा तुम्हें अपने आप ही। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा है और यहाँ कुछ ऐसा है, क्लियर है? ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा है और यहाँ कुछ ऐसा है, ठीक है, ये और ये और ये इस तरीके से होगा, है ना। अब इनमें रिंग चेन में क्या हो रहा है ये अपने को समझना है, थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में। देखो यार फंडा ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो पेरेंट चेन है, ध्यान से देखो, पेरेंट चेन क्या है बताओ। यस, द पेरेंट चेन इज ओपन चेन, ये ओपन चेन है। और इसकी पेरेंट चेन क्या है, साइक्लिक है। जब किसी एक की पेरेंट चेन साइक्लिक है और एक की ओपन चेन है, ऐसे केस में उसको क्या बोलते हैं, रिंग चेन। ये हो गया रिंग और ये हमारा ओपन चेन। बात समझ में आई? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी जो ये पेरेंट चेन है ये कौन सी है, ओपन चेन। और ये जो है ये क्या है, दिस इज एक्चुअली साइक्लिक। ये बात होती है, अंडरस्टूड? ठीक है, तो लिख लो इसके बारे में, जल्दी से लिखो। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, लिख लो। In this case, parent chain in one of the case, parent chain in one of the case is cyclic. Parent chain is cyclic in one of the case. Parent chain is cyclic in one of the case and open chain in other case. And open chain in other case. ठीक है, ओपन चेन होगा अगले केस में। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? ये बात होती है। नेक्स्ट वाले केस में ट्राई कीजिए सभी के सभी। ओके एवरीवन, देखिए सभी के सभी, ये जो है ना, पता है ये दोनों चेन, ये रिंग चेन नहीं है, दीज आर नॉट रिंग चेन। पता है क्यों? क्योंकि ये जो रिंग दिखाई दे रही है ना, असल में ये पेरेंट चेन नहीं है। पेरेंट चेन इसकी क्या होगी पता है आपको, 1 2 3 4। पेरेंट चेन इसकी ओपन चेन ही है, याद आया आपको थोड़ा? ये इपॉक्सी ग्रुप है, तो इसको देख के भ्रम हो सकता है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ नाइस क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन इसीलिए ही है। क्लियर है सभी को? तो ये क्या होगा, ये इसमें मेन ग्रुप अल्कोहल है और इसमें हमारा मेन ग्रुप क्या है, एस्टर है। तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं ये, दीज आर द फंक्शनल आइसोमर्स। क्या ये बात क्लियर है सभी को? आई होप इट शुड बी। इसमें देखो, इसमें ये अपना रिंग चेन है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना तुम्हें? ये और बेंजीन पेरेंट चेन में क्लियरली फर्क दिख रहा है। तो दिस वाज रिंग चेन, डन। ओके, चलो यार अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, लेट्स टॉक अबाउट मेटामर्स। लेट्स टॉक अबाउट मेटामर्स। मेटामर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ने रिंग चेन कर लिया, रिंग चेन फंक्शनल कर लिया, इससे पहले अपन ने पोजीशन कर लिया, चेन कर लिया। ओके 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 ओके, ठीक है, क्लासिफिकेशन देख लिया और ये सब देख लिया, ठीक है। ओके एवरीवन, सो भाई देखो बात ऐसी है कि अभी अपन इतना ही करते हैं, लेट्स डू दिस मच ओनली एज ऑफ नाउ, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम पे अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है ना उसको खत्म कर देंगे। नेक्स्ट टाइम पे अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म
टोटोमेरिज्म शायद रह जाएगा, लेकिन बाकी वाला जो पार्ट है वो दैट वी विल बी डूइंग, वी विल फिनिश दैट। ठीक है, डन है। ओके गाइस, और अब शीट करना शुरू कर दो, क्योंकि डिस्कशन का मैं एकदम से बोल दूंगा। तो जो शीट आपको मिल चुकी है उसका डिस्कशन करना स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। उसका डिस्कशन नहीं, मतलब उसको करना स्टार्ट कर दो। डिस्कशन अपन करेंगे, ठीक है, मैं बता दूंगा कहाँ तक करना है, आप उसको पूरा कर सकते हो। जीओसी वाली जो शीट है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, चलिए ओके गाइज, अच्छे से तैयारी करते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।